हेलो एस्पिरेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पूरी कंप्लीट कर ली है। साथ में वी हैव सीन द निमोनिक्स, जिससे हम लोग उसको इजी वे में याद कर सकते हैं। अब हमारे कुछ क्लासेस ही बचे हैं। पॉलिटी हमारा ऑलमोस्ट कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है, आप मान के चलिए। अब जो बेसिक क्लासेस हमारी बची हैं उनमें बॉडीज बची हुई हैं। क्या क्या बॉडीज होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी बॉडीज को आज देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन वी हैव नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देन वी हैव रेगुलेटरी बॉडीज। ये सब वर्ड आप लोग सुने होंगे। आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड्स में ये क्यों अलग अलग बॉडी बनाते हैं। फिर होता है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, और लास्ट होता है आपका कॉसी जुडिशियल बॉडी। तो ये आज हम लोग चार से पांच पांच प्रकार की बॉडीज को आज टोटल आज देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको और क्या बोलते हैं हम आप हिंदी में संवैधानिक निकाय। तो आपको समझना है, हाँ, ये वो बॉडीज होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किए गई होती हैं। मतलब हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इन बॉडीज को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक लॉ है, आर्टिकल है, जिसके अंडर ये डायरेक्टली बनाए जाते हैं। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल में ये आर्टिकल एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता है, और उसके ही अंडर ये बॉडी को हम बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के मेजर एग्जांपल्स हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस टाइप की बॉडी है, ये कहीं क्वेश्चन में आएगा आपके प्रीलिम्स में। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब क्यों वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिकॉज इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324 कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होना चाहिए जो आपके देश में इलेक्शंस को करवाएगा। देन नेक्स्ट आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अंडर आर्टिकल 315 वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए आपको एक बॉडी बनानी है। वो बॉडी का नाम है यूपीएससी, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप समझ रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उन बॉडी को बोला जाएगा जो बॉडी आपके किसी एक अंडर, किसी एक आर्टिकल के, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के कारण ये बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है। और एग्जांपल ले सकते हैं, अंडर आर्टिकल 280 आपका फिनेंस कमीशन बनता है। तो फिनेंस कमीशन भी एक कौन सी टाइप की बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की बॉडी। आप एक और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप कैग। ये सबको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, आज पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं ना। तो कैग क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये भी आपका आर्टिकल 148 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है एक्सप्लिसिटली कि देयर शुड बी अ कैग, जो आपके एक्सपेंसेस को और सब चीज़ों का ऑडिट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल का भी ऑफिस जो है आपका आर्टिकल 76 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 में मेंशन्ड है, ठीक है। आपको और क्या पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि इनका अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन, टेन्योर, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन बनेगा, वो इलेक्शन कमिश्नर के पावर्स क्या होंगे, वो इलेक्शन कमिश्नर कितने दिनों तक रहेगा, कब वो रिटायर करेगा, क्या प्रोसेस है उसको कहीं निकालना है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। These bodies derive their power and authority from Indian Constitution. That is, these bodies are mentioned in the Constitution, and any change requires constitutional amendment। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 324। नेक्स्ट लिखिए यूपीएससी, ब्रैकेट में आर्टिकल लिख लिए 315। नेक्स्ट लिखिए आप फाइनेंस कमीशन, ब्रैकेट में लिख लिया आर्टिकल 280। कैग, आर्टिकल 148। अटॉर्नी जनरल,
आर्टिकल 76, एडवोकेट जनरल, अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 165। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अपॉइंटमेंट पावर, अपॉइंटमेंट कॉमा पावर कॉमा फंक्शन कॉमा टेन्योर are all defined in the constitution. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these bodies are autonomous, 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 so that they can be impartial. ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कौन सा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आप समझ गए, जो संविधान के अंदर किसी आर्टिकल के तहत बनता है, ठीक है। दे आर हैविंग द बैकिंग ऑफ सम आर्टिकल, द पावर दे एक्सक्रीट, जो लेते हैं वो किसी आर्टिकल के अंडर लेते हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। वर्ड ही नॉन और कॉन्स्टिट्यूशनल को ब्रेक डाउन करोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पार्लियामेंट या फिर हमारा गवर्नमेंट है, वो कोई एक्ट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर पास करके क्या बना सकता है, इन बॉडीज को। मतलब क्या समझे हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, कि वो ऐसी बॉडीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट सीओएम है, वो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास करके एग्जीक्यूटिव लॉ बना के इन बॉडीज को बना सकते हैं। अब इन बॉडीज को कैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, तो नीति आयोग जो आपका 2015 में बना, वो प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया। तो नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और वो बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। हमारे कैबिनेट ने ये ऑर्डर पास किया था, एक नीति आयोग बनाना चाहिए हमको प्लानिंग कमीशन के बदले। और आपका क्या हो गया, एनएचआरसी हो गया। एनएचआरसी क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है आपका, वो आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में है, और वो 1993 में बनाई गई थी। क्या, क्यों बनाया गया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस आ जाता है सीवीसी का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल विजिलेंस, सॉरी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था, और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भले ही 2003 में मिल गया है अब, बट वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। लोकपाल एंड लोकायुक्त, 2012-13 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो आपको लोकपाल बिल बहुत याद होगा, न्यूज़ में था। तो उस पर्टिकुलर टाइम में लोकपाल एंड लोकायुक्त जो आपके दोनों बनाए जाते हैं, लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर बनाए जाते हैं, वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनके पास आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसको पार्लियामेंट कभी भी बना सकते हैं, और इनका स्ट्रक्चर को भी कभी भी चेंज कर सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का स्ट्रक्चर बनाना या उसको अचानक से बनाना इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है स्पेसिफिकली, ठीक है। इनके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आप लिख सकते हैं, अच्छा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंडर ही ये जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ही ये सारी आती हैं। तो आप ऐसा एक बना लीजिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर लिखेंगे। इनके अंदर आपको और पता होना चाहिए, ये दो हिस्से में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है किसी स्टेट्यूट, मतलब किसी लॉ के अंडर बने, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको भी समझाऊंगा मैं भी, टेंशन मत लो, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका रेगुलेटरी बॉडी, नो सॉरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर फिर दो बाइफर्केशन होते हैं, दो अलग अलग टाइप से। एक होता है आपका रेगुलेटरी बॉडी, और दूसरा होता है आपका इसी में कॉसी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। तो ये सारे, अब इन सारे टॉपिक को हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले, दीज बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल लिखिए उसमें, जैसे मैंने बताया आपको, नीति आयोग लिख लीजिए। नीति आयोग 2015 में बना, जो आपका
इसके बाद NHRC लिख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। देन यू कैन राइट CVC। इसके बाद आप लिख सकते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई इसमें। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेगुलेटरी बॉडी। क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटरी बॉडी। तो रेगुलेटरी बॉडी जो होती है, ये रेगुलेटरी बॉडी, ये बॉडीज जो होती हैं इकोनॉमी और सोसाइटी के स्पेसिफिक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। किस पर्टिकुलर काम के लिए, इकोनॉमी और सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है रूल्स बनाकर उनको एनफोर्स करना। ठीक है, मतलब क्या है, समझिए फिर से। जो रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, रेगुलेटरी का रेगुलेटर, आप लोग को सबसे इजी लैंग्वेज में, आपके रूम में अभी फैन होगा, फैन का जहां बटन होगा उसके ऊपर एक क्या होगा, रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर का काम क्या होता है, पंखे को कम ज़्यादा करना, मतलब स्पीड को बढ़ाना ज़्यादा करना। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये रेगुलेटरी बॉडीज दो पर्टिकुलर, इकोनॉमी और सोसाइटी के कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर के को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं और उनको एनफोर्स करती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं कि कैसे वो फोर्स से काम करेंगे। कैसे आप बोल सकते हैं एग्जांपल में रेगुलेटरी बॉडीज के, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक बॉडी है जो क्या काम करती है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है देश में। तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमी या सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर को रेगुलेट। तो क्या करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमी के एक ही सेक्टर को बस रेगुलेट करती है, वो है बैंकिंग सिस्टम को। पूरे इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं कर रही। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डेफिसिट, अमका ढमका बहुत चीजें आती हैं, बट मैंने क्या बोला, क्लियर एकदम समझना है इसको। रेगुलेटरी बॉडीज इकोनॉमिक और सोशल, किसी उन दोनों में भी किसी एक सेक्टर, RBI इकोनॉमी के अंडर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रही है। सेबी हो गया आपका, तो सेबी भी जो है आपका, वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्टर में ही है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या है, शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रही है सिर्फ। तो यही है कि किसी एक जगह पे इकोनॉमी के एक ही पिलर को वो रेगुलेट कर रहे हैं। तो एग्जांपल इसका है, जैसे RBI मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर, सेबी मैंने बताया रेगुलेटरी सेक्टर ऑफ आपका शेयर मार्केट, ट्राई हो गया टेलीकॉम रेगुलेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज को रूल करना, रेगुलेट करना। IRDAI है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर को ही बस क्या करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है, मोस्टली जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं पार्लियामेंट के किसी एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। किसके थ्रू, मतलब पार्लियामेंट अपने सिटिंग जब होता है तो उसमें कोई बिल लाया जाता है और उस बिल को एक्ट बना दिया जाता है, पास करके वो लॉ को, और तब उसके अंडर ही ये एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाती है। ये बॉडीज जो होती हैं न्यूट्रल और एक्सपर्ट बेस्ड फंक्शनिंग के लिए बनाई जाती हैं। किसके लिए, कि वो न्यूट्रल रहें देश में, और उसके साथ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट रहें उस पर्टिकुलर फील्ड के। लेट्स टेक एन एग्जांपल, RBI अपना खुद का एक एग्जाम लेती है जिसमें वो उसी एक्सपर्ट लोगों को लेती है जिनको फिनेंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। उनका सिलेबस वेल डिफाइंड होता है। सेबी भी अपना एक अलग से पोस्ट निकालती है, वैसे ही IRDAI भी अपना अलग से पोस्ट निकालती है। अब वो क्यों निकालती हैं ऐसा, कि वो जो स्पेसिफिक बॉडीज हैं उनमें एक उनको स्पेसिफिक लोग चाहिए जो लोगों के पास वो उस पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ नॉलेज हो और वो काफी अच्छे से रूल रेगुलेट कर पाए। तो इसमें लिखिए, दे आर, रेगुलेटरी बॉडीज में फर्स्ट पॉइंट, दे आर पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज responsible for exercising their autonomous authority over some area of human activity in a regulatory or supervisory way. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, established by legislative act। इसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए। आप एग्जाम्पल में लिखेंगे RBI, उसके साथ ब्रैकेट में लिखे रेगुलेट्स बैंकिंग, फिर लिखेंगे आप सेकंड सेबी, उसमें लिखेंगे आप रेगुलेट्स इंश्योरेंस। नेक्स्ट लिखिए ट्राई, TRAI, उसमें लिखेंगे टेलीकॉम, रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज। नेक्स्ट लिखेंगे आप IRDAI, इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। उस पर लिखेंगे आप इंश्योरेंस सेक्टर, सॉरी सेबी में इंश्योरेंस बोला क्या मैं, उस सेबी में शेयर मार्केट लिखना, शेयर सेक्टर को, शेयर मार्केट को, ठीक है, रेगुलेट करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक,
द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी. व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी? तो आपको ये समझ होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती हैं. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पॉलिसीज और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पार्लियामेंट बनाती है. जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है उनको कौन बनाता है? आपका मैंने बताया अभी आपको. तो उसको लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट, उसको भी पार्लियामेंट ही बनाती है एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए. बट जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होता. जो कैबिनेट मिनिस्टर और सीओएम होता है हमारा, वो क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाते हैं और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बॉडीज को बनाई जाती हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आपका आधार अथॉरिटी जैसे हो गया यूआईडीएआई, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था. जो आपका नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो भी आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है आपका, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था. तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है और पावर होता है, कभी भी गवर्नमेंट बदल सकती है, क्योंकि ना ही ये कोई लॉ में बना है, ना ही कोई ये स्टैट्यूट में बना है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था और एग्जीक्यूटिव चाहे तो कभी भी इसका स्ट्रक्चर और पावर बदल सकते हैं. इनका बेसिक मेन रोल क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन, डाटा कलेक्शन और एडवाइजरी. स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इन बॉडीज को बनाया जाता है. ठीक है, तो लिखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में फर्स्ट पॉइंट, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड लिखिए, फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन ओनली, ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव लिख लीजिए. थर्ड पॉइंट, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय एनेक्टिंग अ लॉ. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? यूआईडीएआई को पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाया गया, फिर उसके बाद में इसमें लॉ पास कर दिया गया. अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था. एग्जाम्पल यूआईडीएआई, अब ब्रैकेट में लिखिए उसमें, वॉज मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वॉज मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी बॉडी. अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक, जो हमने आखिरी टॉपिक इसमें देखेंगे, वो है क्वासी जुडिशियल बॉडी. अब क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती हैं वो जुडिशियल जैसा फंक्शन करती. क्वासी का मतलब होता है थोड़ा सा, और जुडिशियल मतलब जुडिशियल. तो क्वासी जुडिशियल अगर हिंदी में समझेंगे तो अर्ध न्यायिक, मतलब आधा, हाफ. क्वासी मतलब थोड़ा सा न्यायिक, थोड़ा सा जुडिशियल. तो इनका क्या है? ये बॉडीज जो होती हैं वो जुडिशियल जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन ये प्रॉपर कोर्ट नहीं होते हैं. दे आर नॉट अ प्रॉपर कोर्ट, नॉट अ प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोर्ट. ये परफॉर्म जरूर करते हैं जुडिशियल फंक्शंस, बट दे आर नॉट अ प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोर्ट. इनका काम क्या होता है फिर? इनका काम एक्चुअल में होता है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो सब काम करते हैं. अब इनमें कौन सी बॉडीज आती हैं? तो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है, अगर किसी भी आदमी के ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो केसेस वो देखते हैं एनएचआरसी के लोग. बट देखिए, अब काम तो वो जुडिशियल कर रहे हैं. अगर किसी के भी वायलेशन को देख रहे हैं तो वो काम तो जुडिशियल कर रहे हैं, मगर वो एक ही सेक्टर, कौसी क्यों बोला मैंने, वो काम कर रहे हैं जुडिशियल, बट वो एक ही काम को कर सकते हैं जो ह्यूमन राइट के वायलेशन से रिलेटेड केसेस होंगे उन्हीं के ऊपर. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया. अब इसके बाद इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें इनकम टैक्स किसी का नहीं सही से भर रहा है आदमी, तो ये क्या हो जाते हैं आपके, वहां पिनलाइज कर सकते हैं लोगों को. तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं मिनी कोर्ट के तरीके से काम करता है. किसके टाइप के? मिनी कोर्ट के तरीके से. ठीक है, इनका कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है. इनका जो डिसीजन होता है वो ऐसा नहीं है कि फुल एंड फाइनल हो. ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज में आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, दे आर different from they are different from judicial bodies, that is their field is limited compared to court. मैंने बताया ना कि एक ही एनएचआरसी का काम क्या है? ह्यूमन राइट का बस. तो देयर फील्ड इज लिमिटेड. नेक्स्ट लिखिए, दे हैव एडजुडिकेटिंग पावर in such as of discipline, trust and money matters. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए उसमें, एनजीटी, एनएचआरसी, सेबी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
A single body can be a single body can be statutory, comma, regulatory and quasi judicial। मतलब एक ही बॉडी क्या क्या हो सकती है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है, रेगुलेशन भी कर सकती है और कॉसी जुडिशियल भी। कैसे? सेबी क्या करती है? सेबी क्या है? आपका पूरा सिक्योरिटीज जो मार्केट है, शेयर मार्केट, उसको वो एक लॉ, एक स्टैट्यूट के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट के अंडर बना है। साथ में वो क्या है, रेगुलेट करता है पूरा का पूरा शेयर मार्केट को। और साथ में वहाँ पे कोई केसेस आते हैं शेयर मार्केट के, कुछ भी आपका दिक्कत आती है शेयर मार्केट में, तो उनके केसेस को भी कौन लेता है? सेबी ही लेता है। तो एक ही बॉडी तीनों प्रकार से भी काम कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। ऐसे आप बना लेंगे, पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं एक एक करके नोट्स लिखाऊंगा इसका। ठीक है। इनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए आपको ना चार्ट बनवा देता हूँ, इसके पहले मैं एक चार्ट बना लीजिए आप लोग। उससे आप लोगों के लिए ना काफ़ी इजी हो जाएगा ये सारे बॉडी को एक ही चार्ट में देखने में। टाइप ऑफ बॉडी क्रिएटेड बाय एग्जाम्पल नेचर। आई थिंक कि जो ये सब टॉपिक है ना, उनको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो मेरा कोशिश होता है चार्ट्स बनवा देता हूँ मैं, कि आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूजन बहुत होता है। अगर पांचों को आप एक साथ रिवाइज कर लोगे ना एक चार्ट में, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन बनाता है उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है ये, अंडर किसके? आर्टिकल्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग। नेचर कैसा होता है इसका? परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टी बॉडी हो गया जो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन बनाता है? लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। एग्जाम्पल क्या होगा इसके? एनएचआरसी, नीति आयोग। ठीक है। तो ये सब होगा इसके एग्जाम्पल। नेचर क्या है? तो परमानेंट नहीं है, इसका हटाया भी जा सकता है, मैंने बताया था। तो ये होगा नेचर में फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बॉडी। ये कैसे बनते हैं? फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बोला था पार्लियामेंट बनाता है इनको। कौन से एग्जाम्पल होते हैं बॉडी के? तो मैंने बताया था स्पेसिफिकली सोशल और इकोनॉमिक्स के लिए होते हैं। एसएबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडीएआई हो गया। तो ये सारे बॉडीज इसके एग्जाम्पल हैं। और ये क्या इसमें नेचर होता है? सेक्टर स्पेसिफिक। इसमें सोशल और इकोनॉमिक ब्रैकेट में चाहें आप तो लिख सकते हैं उसमें। फिर हो गया आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो बनता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है। जैसे आपका यूआईडीएआई, आधार कार्ड बनाने वाला जो है। ठीक है। सीबीएसई हो गया आपका, जिससे हम लोग पढ़ के आते हैं स्कूलों में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये क्या काम करता है? बेसिकली पॉलिसी इम्प्लीमेंटर का काम करता है। पी IMPLE होगा, MENTER। ठीक है। एंड द लास्ट इज कॉसी जुडिशियल। तो कॉसी जुडिशियल का क्या हो गया? वो क्रिएट कौन करता है? तो वो कोई स्टैट्यूट या एक्ट से बनता है, मैंने बताया था। ठीक है। और जैसे एग्जांपल हो गया NHRC, CIC, एन NCDRC, ये सारे हो गए। और इसमें काम क्या होता है इसका? डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। वर्क एज डिस्प्यूट रिजॉल्वर। ठीक है। तो ये आप लोग के स्क्रीन में है, देख लीजिए। पॉज करके देखना है तो 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ मैं, देख लीजिए। ठीक है। चलिए
अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी के बारे में। चलिए, यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 315 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो जो यूपीएससी है उसको अंडर आर्टिकल 315 स्टैब्लिश किया गया है। ये एक सेंट्रल लेवल पर सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी सिविल सर्विसेज का पोस्ट हो या डिफेंस का पोस्ट हो, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ये यूपीएससी बाध्य होता है, यूपीएससी उनके एग्जाम्स लेता है। ठीक है, कि अब क्या और समझ सकते हैं क्या? ये अपॉइंट करता है ऑफिसर्स जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। प्रेस कौन इनको अपॉइंट करता है यूपीएससी के लोगों को? तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट यूपीएससी के। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूपीएससी के चेयरमैन को। जो भारत में जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो चेयरमैन जो है यूपीएससी के, उनको हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगे? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो वो डायरेक्टली हर चीज रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो उनके हैंड एंड सील के अंडर ही अपॉइंटेड हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका 6 साल का टेन्योर होता है या फिर 65 साल की एज, जो पहले हो जाए। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में होता है। स्टेट वर्ड है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारा सीजीपीएससी है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। स्टेट लेवल ऑफिसर्स जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, ये सब चीज़ों का अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में इन्हीं से होता है। ये अंडर आर्टिकल 315 के अंडर स्टेब्लिश किया जाता है ये भी। और गवर्नर अपॉइंट करते हैं इनके चेयरमैन को। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे इनके चेयरमैन? तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट को। ठीक है, इसी में एक और होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, फिर हम नोट्स लिखेंगे उसमें बहुत डीप में लिखाऊंगा मैं चीज़ों को, और वहां पे फिर अच्छे से समझाऊंगा। ये ब्रॉडर में समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, अगर आप समझिए, अगर ये समझने का, अगर दो स्टेट्स हैं, ठीक है, दो स्टेट्स हैं, और वो बोलते हैं कि हम दोनों स्टेट्स मिल के एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी आपका आर्टिकल 315 में ही दिया हुआ है। अभी हमारे फिलहाल देश में कोई भी जेपीसी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, तो मैं एग्जांपल आप लोगों को दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, लिखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी ऐसा बना लीजिए। उसमें पहला पॉइंट लिखिए यूपीएससी में आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323, 312 से 315 से लेके 323 तक का आपका यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट पीएससी में भी लिखिए वही सेम, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए यूपीएससी में पॉइंट 2 जो लिखेंगे, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में लिखिए अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर बट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। 3 ठो स्टार लगाओ प्रेसिडेंट के बाजू में, 3 ठो अलग पेन से, लाल पेन से। इसका मतलब क्या है? जो चेयरमैन है स्टेट यूपीएससी का, उनका अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको निकाल भी सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट जो होगा वो करेंगे हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट उनको रिमूव करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, क्वालिफिकेशन लिखिए, तीसरा पॉइंट यूपीएससी में, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन except that 50% member holds 10 year of experience either in government of India और स्टेट। अब सीजीपीएससी में लिखिए, मतलब स्टेट पीएससी में लिखिए उसका आप क्वालिफिकेशन, थर्ड पॉइंट, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट दैट 50% ऑफ द members hold 10 year of experience either in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, मतलब सेम है। ठीक,
फोर्थ पॉइंट लिखिए आप यूपीएससी में, स्ट्रेंथ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेफ्ट एट डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कितने लोगों का मेंबर का कमेटी होगा ये डिफाइंड नहीं है। ये सब मैं क्यों लिखाता हूँ पता है? अगर प्रीलिम्स में आ गया यूपी पॉइंट्स रिलेटेड टू यूपीएससी ऐसा, और 4 पॉइंट दे दिया उसमें, बोले देयर आर 11 मेंबर, 11 मेंबर इन द यूपीएससी या 12 मेंबर इन द स्टेट पीएससी, गलत हो जाएगा। आपके पास ये लिखा हुआ है ना, स्ट्रेंथ कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो दिमाग ऐसे लगाना है। अब इसके बाद जब आप लोग क्वेश्चंस लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सब, तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत इजी आपके लिए, मैंने नोट्स में लिखवा दिया है चीज़ें, सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। मैं अलग से लिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे अच्छे से नोट्स होने चाहिए। फिर स्टेट पीएससी में चौथा पॉइंट लिखिए, स्ट्रेंथ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, वहाँ प्रेसिडेंट का, यहाँ गवर्नर का। फिफ्थ पॉइंट इन यूपीएससी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक द, या डिटरमाइन लिख लीजिए, मैं डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा पॉइंट आप स्टेट पीएससी में लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस द गवर्नर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस द गवर्नर to determine the condition of to determine the condition of service of chairman and other member of the commission। किसके पास? वहां प्रेसिडेंट के पास है, यहाँ गवर्नर के पास है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट लिखिए, टेन्योर 6 ईयर और एज ऑफ 65 ईयर। ये किसके लिए? यूपीएससी के लिए। अब स्टेट पीएससी में लिखिए आप टेन्योर 66 ईयर और एज ऑफ 62 ईयर्स, तो यहाँ भी स्टार लगा लो। यहाँ एक है कि वहाँ 65 साल तक रहेंगे, यहाँ 62 साल तक रहेंगे। सेवेंथ पॉइंट लिखिए, चेयरमैन करके लिखिए, चेयरमैन डैश नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब एक बार वो बन गए यूपीएससी के चेयरमैन, फिर वो नौकरी में नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट किसी के भी। अब सेवेंथ पॉइंट लिखिए आप, यू स्टेट पीएससी में चेयरमैन डैश नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकेंड टर्म बट एलिजिबल टू बी चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के आपके चेयरमैन रहेंगे स्टेट पीएससी किसी के भी, वो डबल तो नहीं बन सकते वहाँ स्टेट पीएससी के चेयरमैन, बट वो उनको कहीं यूपीएससी में अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन, तो वो वहाँ बन सकते हैं, या मेंबर ऑफ यूपीएससी बनाया जाता है तो भी वो बन सकते हैं। एट्थ पॉइंट लिखिए आप स्टेट यूपीएससी में, मेंबर करके डैश लिखिए, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकेंड टर्म एज मेंबर बट एलिजिबल फॉर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी। इसका मतलब क्या है? भले वो जो मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं, वो भले वो मेंबर नहीं बन सकते सेकेंड टर्म के लिए, मगर चेयरमैन यूपीएससी या स्टेट पीएससी के वो अपॉइंट किए जा सकते हैं, उसके बाद भी, उनके मेंबर रहने के बाद भी। उसके बाद लिखिए उसी में, व्हेन अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड एज व्हेन अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन, he holds the office, new office, for 6 years or until the age of 65। ठीक है? मतलब कि अगर आप चेयरमैन है, मान के चलिए यूपीएससी के, 3 साल से आप चेयरमैन हैं और आपको आज अपॉइंट कर दिया जाता है, नहीं सॉरी, आप मेंबर हैं यूपीएससी के 3 साल से, और आज आपको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो वो किया जा सकता है, उसको डबल नहीं मानेंगे, ठीक है? बट वहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़, वहाँ पे 3 साल आप कर लिए यूसीजी यूपीएससी में काम, तो 3 ही साल के लिए अलाउड रहेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप अपॉइंट होते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, आप वहाँ से 6 साल तक के लिए एलिजिबल हैं, या फिर 65 साल की उम्र, जो भी पहले आ जाता है। अब वही मेंबर में लिख लीजिए आप, 8th पॉइंट में स्टेट पीएससी में, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकेंड टर्म एज मेंबर बट एलिजिबल टू बी चेयरमैन स्लैश मेंबर ऑफ यूपीएससी स्लैश चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है? स्लैश
चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी, सेम पीएससी लिख दीजिए, और अदर स्टेट्स पीएससी। इसका मतलब जो मेंबर हैं स्टेट पीएससी के, वो डबल मेंबर बनने के लिए तो एलिजिबल नहीं है, मगर वो मेंबर जो हैं स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, अपने ही किसी और स्टेट के स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। अगर यूपीएससी उनको बुलाती है तो एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं, या फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी भी बन सकते हैं। ठीक है। नाउ 9th पॉइंट यूपीएससी में लिखिए, सैलरी एंड पेंशन चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो सैलरी और पेंशन है वो चार्ज्ड है आपके सीएफआई के ऊपर, उसके ऊपर पार्लियामेंट ही बस एक्ट कर सकती है, और ऐसे इनको बिना उनके नहीं रोका जा सकता इनका सैलरी। सेकंड लिखिए, 9th लिख लिए स्टेट पीएससी में, सैलरी एंड पेंशन चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट का सीएफआई के ऊपर रहेगा। ठीक है, सीएफआई सीएफएस। अब आखिरी है 10th पॉइंट स्टेट यूपीएससी में, रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 10th लिखिए इसमें सीजीपीएससी में या स्टेट पीएससी में, सॉरी, रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स लिख लिए हमने। अब लिखिए रिमूवल प्रोसीजर प्रेसिडेंट। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और another or any other member of UPSC or state PSC for misbehavior, comma. However, in this case, the president has to refer the matter to सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। मतलब जो आपका इन दोनों का रिमूवल मैंने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तो वो इनको रिमूव कर सकते हैं किस बेसिस पे कि वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं, बट उनको पहले ये रिमूवल के किसको भेजना पड़ेगा, ये पूरे चीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि आप बताइए ये मिसबिहेवियर है कि नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है जी हाँ ये मिसबिहेवियर है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट उसी में रिमूवल में, इफ द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल, president can remove the member or chairman that is advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on president। मतलब जो एडवाइस प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट देगा वो बाइंडिंग है, वो करना ही पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जेपीईसी लिख लीजिए, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें पहला पॉइंट लिखिए, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशंस कंसर्न। मतलब दो स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर लिख के जब भेजेंगे कि हमको एक स्टेट पीएससी चाहिए, दोनों स्टेट में जो काम करेगा, तब ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकती है। कौन, समझना इसको। लेट्स टेक एन एग्जांपल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, इन दोनों के स्टेट लेजिस्लेचर को मांगता है कि एक ही स्टेट पीएससी हो, और हम बोले हम पुराने भाई थे, अब हम सीजीपीएससी एमपीपीएससी नहीं जेपीएससी के थ्रू एग्जाम लेंगे। तब क्या किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर छत्तीसगढ़ का एक लेटर लिखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर मध्य प्रदेश का एक लेटर लिखेगा, और दोनों लेटर को वो पार्लियामेंट को भेज देगा। पार्लियामेंट फिर एक लॉ बनाएगा कि ये दो स्टेट चाहते हैं जेपीएससी के लिए, तो वो वहां पे जेपीएससी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगा। ठीक है, एक अलग से बॉडी बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास करके। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जेपीएससी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे स्टेट पीएससी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए अलग से लिखाया हूं मैंने क्या बोला था, स्टेट पीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसको पार्लियामेंट अपने स्टैट्यूट्स, अपने लॉ, अपने एक्ट के थ्रू उसको बनाती है। टर्म ऑफ ऑफिस लिखिए 6 ईयर और 60 ईयर ऑफ एज। तीन अलग अलग एज देख लिया हमने। जो आपका यूपीएससी है उसमें 6 ईयर 65 ईयर, स्टेट पीएससी में 6 ईयर 62 ईयर्स, और इसमें जेपीएससी में 6 ईयर 60 ईयर। ठीक है, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद फिर लिखिए रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे क्योंकि अपॉइंट भी उन्हीं ने किया उनको, और आपका इसका रेजिग्नेशन उनको देना है तो भी वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नया टॉपिक। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको क्या जानना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 124 324 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर बनाई जाती है। ये इसका काम क्या होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ही काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में ये बोला गया है एक कमीशन होना चाहिए जिसका काम होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। तो इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। कहाँ कराना, तो लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट असेंबलीज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है, तो वो कराता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जब जब वो इलेक्शन होने वाला होता है उसके पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। क्या लगाता है, आचार संहिता लगाता है। कौन लगाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने का काम भी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती हैं स्टेट में, सेंटर में, उन सब में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है, तो एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 3 आपके टोटल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सीईसी, और 3 आपके इलेक्शन कमिश्नर ईसीज होते हैं इसमें। इन चारों को अपॉइंट करते हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रैकेट में एमसीसी, इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई लिखिए उसको, ईसीआई, दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट have to follow during election. They do not have legal basis, only function on consensus of political parties. Article 324 of Part 15 Article 324 next point है ना, ये Article 324 of Part 15 talks about ECI. Next point लिखिए, ECI conducts election of parliament, comma, state legislature, comma, office of president and office of vice president of India. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, strength not specified in the constitution. Strength not specified in the constitution and left at the discretion of president. फिर ब्रैकेट में लिखिए, प्रेजेंटली 3 member बॉडी, टेन्योर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 6 years और एज ऑफ 65 years, 6 years और एज ऑफ 65 years। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट specify the term of member of the ECI.
नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आखिरी पॉइंट लिखिए इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर, सैलरी, कॉमा अलाउंसेस। मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन सब की सैलरी, पावर और अलाउंसेस तीनों के सेम होते हैं, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता है। इसके साथ और क्या मैंने बताया, 65 साल तक की उम्र तक का रहता है, 6 साल का रहता है इसमें साथ में, ठीक है। सैलरी जो है इक्वल अलग से डिफाइंड नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि जितना सुप्रीम कोर्ट के जज पाएंगे उतना ही सैलरी इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक देखना है अब कैग का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। आज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैग आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 148। कौन से आर्टिकल में बनता है कैग? अंडर आर्टिकल 148 देयर इज एक्सप्लिसिटली मेंशन टू हैव अ कैग। इसका काम क्या होता है आपके कैग का? तो इनका काम होता है गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस होते हैं उनको ऑडिट करना। क्या करना? जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, बजट है, जो खर्चा हुआ, उनको ऑडिट करने का काम होता है कैग का। इनका फंक्शन क्या होता है आप समझना चाहें तो, सेंटर और स्टेट्स के अकाउंट का ऑडिट करना, पीएसयूज का ऑडिट करना, भेल, सेल, गेल, कोल इंडिया, ये सब का ऑडिट करना। और इन सब को ऑडिट करके ये जो रिपोर्ट होता है, ऑडिट का रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भेजना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भेजना कि वहाँ के स्क्रूटनी कमेटी फिर यहाँ पे बैठ के, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उनके पास साथ बैठ के फिर वो उनको समझते हैं, आर दे एसेंशियल खर्चा और देज आर द करप्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इंडिपेंडेंस उनका इंश्योर करने के लिए कैग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और उनका टेन्योर फिक्स किया गया है 6 साल या 65 साल, 65 ईयर्स ऑफ एज तक का, या फिर 6 साल आप लगातार एक बार में रह सकते हैं कैग ऑफ इंडिया। रिमूवल कैसे किया जाता है? तो सेम सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल का प्रोसेस है वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस इज द टफेस्ट प्रोसेस आफ्टर प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस। तो उसी का आपने सुप्रीम कोर्ट का मैंने बता दिया था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ बार बार नहीं बता रहा हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस था वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी रिमूवल का होता है और वही आपका कैग के भी रिमूवल का प्रोसेस होता है। इनकी सैलरी जो होती है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, वो एक फिक्स कर देती है, ठीक है। उतना ही सैलरी इनको मिलता है, ठीक है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए, जो कैग होता है ना, कैग के जो ऑडिट के रिपोर्ट्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सही हो, गलत हो, करप्शन बोले वो जो बोले, वो सब एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। उनका काम है ऑडिट करना और ऑडिट करके सिर्फ पार्लियामेंट को अपने रिपोर्ट को सबमिट कर देना, ठीक है। तो उनका आपको अच्छे से समझना है कि सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होता है बस। तो ये आ गया हम लोग का कैग। अब लिख लेते हैं कैग के बारे में कुछ कुछ चीजें। चलिए लिखिए, इन सब टॉपिक में नोट्स प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे कुछ। चलिए लिखिए, कैग, आर्टिकल 148 डैश 151, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 डील्स विद द ऑफिस ऑफ कैग, डील्स विद द ऑफिस ऑफ कैग। नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल 148 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, कॉमा, oath of the office of CAG. Article 148 deals with the appointment oath of the office of CAG. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 149 पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज पावर ऑफ कैग। इसका मतलब ड्यूटीज और पावर कौन डिफाइन करता है इसका, कैग का? तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। वो बनता किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 148 के अंदर अपॉइंटमेंट ओथ होता है उनका, और पार्लियामेंट 149 के अंदर उनको बताता है उनको काम क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, guardian of public purse and controls entire financial system of the country at center and state।
क्या बोला मैंने? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स एंटायर फंक्शनल एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट सेंटर एंड स्टेट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद लिखिए अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के। ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द पार्लियामेंट, इसको 3 स्टार लगा लो यहाँ। क्यों? क्योंकि जनरली आपको फिर लगेगा कि प्रेसिडेंट ही इसको करते हैं, तो ये जो इनका ओथ होता है ना, ये पार्लियामेंट के सामने होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, CAG is ranked ninth and enjoy the same status as sitting judge of Supreme Court in order of precedence, PRECEDENCE। इसका मतलब जो हमारे होते हैं ना, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM, ऐसा लाइन से स्पीकर, तो उसी में 9th नंबर पे सबसे पावरफुल पोस्ट है कैग हमारे देश में। और ये 9th नंबर किसके साथ? वो 9th नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग दोनों को रखा गया है, दोनों के पावर को सिमिलर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सैलरी एंड सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सैलरी इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टेन्योर 6 years और एज ऑफ 65 years। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिमूवल इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर इनका भी वही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी वही हो गया, कैग का भी वही हो गया, मैंने बताया, ठीक है आपको, सीधा ये सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिज सैलरी इज चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही एक्ट्स एज गाइड कॉमा फ्रेंड कॉमा एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ही सबमिट्स, नेक्स्ट लिखिए, ही सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ले this report before both the houses of the parliament, and after that the public account committee examines them and reports its finding to the parliament, ठीक है। मतलब जो कैग है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने रिपोर्ट जो बनाता है उसको वो सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है दोनों के दोनों हाउस में, पार्लियामेंट में इसको रखना, वो वहाँ पे रिपोर्ट को देंगे इन पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब आएगा तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसके लीडर होते हैं कौन? हेड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनरली। वो क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को, ऑडिट को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जामिन करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, CAG is an agent of the parliament and conducts audit of the expenditure on behalf of the parliament. नेक्स्ट लिखिए, ही इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको हैंड और उन प्रेसिडेंट के हैंड और सील पे वो नहीं हुए नौकरी पे। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉट नॉट टू प्रेसिडेंट, नॉट टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, क्लियर रहने के लिए ऐसा लिख लीजिए। और नेक्स्ट लिख लीजिए, भले ही वो पार्लियामेंट को के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब कि काम सही करना है उनको, बट वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट पे, उनको बैठने की आज़ादी है, पार्लियामेंट में वो बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो मेंबर नहीं कहलाते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है।
इसके बाद और कुछ बचा है क्या? जीएसटी और लिमिटेशन काउंसिल, डिलिमिटेशन काउंसिल, 2 टॉपिक और आज कर लेते हैं तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान के चलिए खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, बहुत सारे कंटेंट लिखना पड़ रहा होगा आप लोग को, आई नो दैट, मगर कोर्स को हमने क्या बोला है, दिवाली तक मेजरली कंप्लीट करके सिर्फ मेंस के छोटे मोटे सब्जेक्ट हम छोड़ेंगे। पुश योर सेल्फ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो अंडर आर्टिकल 279 ए ऑफ इंडिया बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, वो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड डिसीजंस को लेती है। इसके कंपोजिशन क्या है, तो चेयरपर्सन होते हैं इसके यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, मेंबर होते हैं उसमें स्टेट के जो फिनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस के मेंबर होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये जो टैक्स रेट है आपके, सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी इंट्रा स्टेट जो जीएसटी होता है वो कितना होगा, वो डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पशन और थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि किन जो मटेरियल है, किन प्रोडक्ट्स हैं, उनको जीएसटी के एम्बिट के अंदर रखना है। अगर किसी एम्बिट के अंदर रखना है तो 5%, 12%, 18%, 28%। अब 28% का स्लैब हटा दिया गया, ऑलमोस्ट ये दोबारा और 18 का परसेंट का स्लैब है, उनमें से किस स्लैब में कौन से सामान को रखना है। और अगर कहीं डिस्प्यूट कोई आता है सेंटर और स्टेट के बीच पे, तो ये आपका जीएसटी काउंसिल उसको रिजॉल्व करने का भी काम करता है। तो छोटा सा लिख लीजिए इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल, उसके नीचे लिखिए पहला पॉइंट, आर्टिकल 279 ए ऑफ पार्ट 12। सेकेंड पॉइंट लिखिए अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। थर्ड पॉइंट लिखिए कॉम्पोजिशन में, फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, कॉमा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब बताया मैंने ना, क्लियर हो गया। इस कोरम क्या होना चाहिए ये लिख लीजिए, कोरम 50% ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब वो मीटिंग हो रही है कहीं तो क्या 50% मेंबर उन पूरे मीटिंग में होने चाहिए, तभी वहां पे होगा कोई भी मीटिंग। डिसीजन लिख लीजिए, एवरी डिसीजन बाय मेजॉरिटी ऑफ 3/4 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कोई भी चीज़ को पास करना है, कुछ भी करना है तो उनको 3/4 मेंबर प्रेजेंट ऑन वोटिंग होने चाहिए वहाँ, तभी जीएसटी काउंसिल में पास होती है चीज़ें। आखिरी लिख लीजिए, जीएसटी वॉज एडेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, याद होगा आपको, प्रणब मुखर्जी जी ने 12 बजे रात में उसको लाइव किया था जीएसटी को। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज डीलिमिटेशन कमीशन। तो वो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डीलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रायपुर की हो गई, बिलासपुर की एक हो गई, जैसे छत्तीसगढ़ में 11 एमपीज के सीट है, तो हर एमपी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साइज, जो उनके साइज हैं और उनकी बाउंड्री है, उनको रीडिफाइन करना। क्या होता है देखिए, जो अर्बन इलाके होते हैं उनमें पॉपुलेशन हर 10 साल में चेंज होता है, क्योंकि लोग माइग्रेट करते हैं रूरल इलाके से अर्बन इलाके में फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ और केसेस हैं उसके लिए। तब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक जगह पे और एक सांसद रहेगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे उस जगह पे। तो पॉपुलेशन के बेसिस में हमारे देश में हर 10 साल में क्या किया जाता है, एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है। अब वो कैसे बैठाया जाता है, तो डीलिमिटेशन एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करती है हर 10 साल में। अब वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्टेट की हो गई। ठीक है, इसमें सबसे मेन क्या होता है, कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए। उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसमें, और स्टेट इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी साथ में होते हैं, स्टेट के और चीफ के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल 2026 में डिलिमिटेशन वापस होना है। लास्ट टाइम 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके इसको फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, मैं एक बार और बता चुका हूँ आप लोगों को एक क्लास में, यहाँ लिख लीजिए। डिलिमिटेशन पे हमने 2 बार टॉपिक के डिस्कस किया है पिछले 25-30 क्लासेस में। तो डिलिमिटेशन कमीशन में लिखिए, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है, इट डिलिमिटेशन कमीशन is a statutory body in India responsible for determining the boundaries of various constituencies in the country for the purpose of election. Second point लिखिए,
It is appointed by the President of India and operates under the Delimitation Act of 2002. Next point, it is formed to ensure fair representation and equal distribution of political power. Next point, 24th Constitutional Amendment freezed the delimitation till 2026 because family planning and population stabilization was the objective at that time. Composition में लिखिए, comprises of retired Supreme Court judge, chief election commissioner and respective state election commissioner. Next, it is a high powered body. It is a high powered body with its order having the force of law, with its order having the force of law and cannot be challenged in court. The commission's order are, next point, the commission's order are presented before the Lok Sabha and state legislative assembly, comma, but modifications are not permitted. But modification are not permitted. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलिमिटेशन के बारे में भी चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा। आज काफ़ी टॉपिक हमने देख लिए हैं, सब बहुत ज़्यादा नोट्स लिखा है, तो इन नोट्स को आप अभी क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें भर जाएंगी। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं आज की क्लास में और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है मेंस में। 4 नंबर का क्वेश्चन, राइट अबाउट कैग, इस साल आएगा 2026 इस साल, वरना अगले साल तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन डन है 4 या 10 नंबर का, जिसमें आपको राइट अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन पूछेगा। इसको चिपका देना और आपको कुछ लिखा ही देता हूँ यार मैं डिलिमिटेशन से, फंक्शन लिख लीजिए आप थोड़ा सा। मेरे पास मैंने नोट्स बनाए थे, मैं बोला कि ज़्यादा लिखाऊँ ना लिखाऊँ, आप लोग पढ़े ना पढ़ें, डिलिमिटेशन के बारे में ना अच्छे से थोड़ा सा लिख ही लेते हैं अपन, सो दैट कि अगले साल 10 नंबर में आ गया तो फोल्डर पॉइंट्स रहे। फंक्शन में पहला लिखिए बाउंड्री डिटर्मिनेशन, so as to ensure पॉपुलेशन इक्वेलिटी अमोंग देम। मैंने बोला ना आपको कि पॉपुलेशन हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट में बराबर रहे, तभी तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएंगे। भाई जितना पैसा एक सांसद क्षेत्र को मिल रहा है, वहाँ कहीं पॉपुलेशन बहुत हाई है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड लिखिए, रीएडजस्टिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। चौथा फंक्शन है ये सारे, का क्या काम है वो लिख रहे हैं हम। चौथा लिखिए, तीसरा लिखिए, सीट एलोकेशन ऑफ SC एंड ST, ब्रैकेट में लिखिए एज पर आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, आप लोग ऐसे ही अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लीजिएगा। देखिए इसमें क्रिटिसिज्म कहीं क्वेश्चन में पूछेगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स जो है ना वो लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पॉपुलेशन अब कम हो गया है। अब अगर डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में काम करना चालू करता है तो नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन स्टेट्स के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाए हैं। तो एक्चुअल में अभी क्या होगा, सांसद के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स किन जगहों पे बढ़ जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य जो बिहार, झारखंड, ऊपर के स्टेट्स जो है नदर्न स्टेट्स में। अब देखिए एक तो अच्छा काम किया हमारे सदर्न स्टेट्स ने, क्या काम किया कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जो हमारा मेन फोकस भी है हमारे देश का, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब उस जगह पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन करेंगे तो वो लोग तो घाटे में रह जाएंगे, उनको और कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये हमको समझ आना चाहिए। तो ये इतना हो गया, अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं अपन लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, बी कीप स्माइलिंग, अच्छे से पढ़िए। टाइम अभी धीरे धीरे देख रहे हैं आप जाता जा रहा है,
मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, ऐसे ही आपका दिवाली आ जाएगा, फिर सीजीपीएससी आ जाएगा। तो हर दिन कंसिस्टेंटली 1 डे एट अ टाइम वाला कंसेप्ट लेके चलना है हमको। 1 डे एट अ टाइम कंसेप्ट रखेंगे हम लोग, तो एक दिन आएगा, सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि यार इट वाज वेरी इजी इफ वी कैन डिवाइड द पर्टिकुलर, जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।